प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFD हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 का हिंदी की पाठ पुस्तक का विदाई संभाषण। ये पाठ बहुत ही अच्छा पाठ है और इस पाठ के जो लेखक हैं वो बाल मुकुंद गुप्त हैं। और इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी, ये गद्य खंड का पाठ 4 है, विदाई संभाषण। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की चर्चित व्यंग्य रचना शिव शंभू के चिट्ठे से ली गई है। इसमें लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहते समय भारत और भारतीयों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। जिस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे उस समय भारतीयों की क्या स्थिति थी उसको इस पाठ में समझाया गया है। लॉर्ड कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, अंग्रेज साख को बनाए रखने की कोशिश की। यह उस समय लिखा गया गद्य का एक नमूना है जब प्रेस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ाना मैं स्टार्ट करती हूँ। माई लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। चिरस्थायी का मतलब होता है बच्चों स्थायी रूप से, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आप ही का था ना इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। करुणोत्पादक का मतलब होता है बच्चों करुणा उत्पन्न करने वाला। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न ना थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। हर्ष का मतलब बच्चों होता है प्रसन्नता और विषाद का मतलब होता है दुखी होना। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। आविर्भाव का मतलब होता है बच्चों प्रकट होना। माई लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी। शिव शंभू बच्चों एक पात्र का नाम है। इसमें शिव शंभू की 2 गायें थी। उनमें एक अधिक बल वाली थी, यानी अधिक शक्तिशाली थी। वे कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वरंच का मतलब है बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा।
इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि का मतलब होता है बच्चों वैसे भी आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। घोर दुखांत का मतलब है बहुत अधिक दुख देने वाला है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था। बच्चों यहाँ पर सूत्रधार का मतलब होता है संचालन करने वाला। स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत मतलब अच्छा समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, आदि का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों शुरुआत से, प्रारंभ से, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है। यह लीलामय से तात्पर्य बच्चों ईश्वर से है, भगवान से। यह उसे खबर नहीं। इस बार बंबई इसका वर्तमान नाम बच्चों मुंबई है, मैं उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी ना होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चंवर, छत्र। यहाँ पर बच्चों हौदा से मतलब है हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला आसन। छत्र का मतलब होता है छतरी से। आदि सब बढ़ चढ़कर थे। सारांश ये है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड बच्चों ब्रिटेन के महाराजा थे। महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में, जंगी लाट का मतलब है सेना का बड़ा अफसर, जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। पटकनी खाना मतलब होता है बच्चों पराजित होना। सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए। आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन का मतलब होता है बच्चों दीक्षांत समारोह। वक्तृत्ता का मतलब होता है बच्चों भाषण देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। तिलांजलि देना मतलब होता है बच्चों त्यागना। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल का मतलब होता है बच्चों नष्ट होना। बंग देश के सिर पर आरे रखा गया। आरे होता है बच्चों आरा, लकड़ी काटने का होता है ना आरा। इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर
उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका। नियत का मतलब होता है नियुक्त होना, और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ना रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना, अदना का मतलब होता है एक छोटा सा, एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चिंत मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर, कैसर, कैसर का मतलब होता है बच्चों रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। और जार, जार ये भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, ये रूस के जो तानाशाह शासक थे ना उनके लिए प्रयुक्त होता था। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट पटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, नादिर शाह बच्चों ईरान के शासक थे जिन्हें नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहां के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ ना जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा ना दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। पराधीनता का मतलब होता है बच्चों गुलामी में रहना। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब होता है एहसान मानना, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ ना समझी और ना यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताव नहीं। ताव का मतलब होता है इच्छा, इच्छा नहीं होना। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद, विपद का मतलब होता है बच्चों मुसीबत, के कई साल सुल्तान ने नरवड़गढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उससे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था, अभिवादन यानी स्वागत करना, वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन में मैंने तुझमें काटे हैं। विपद का मतलब होता है मुसीबत के दिन। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो
यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो तो मेरा प्रणाम ना ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? संभाषण का मतलब होता है बच्चों अच्छा भाषण देना, बोलना। क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में ना थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और आपकी तरह आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।